पहले पार्ट का नाम है हमारे पास वास्तविक संख्या। कितने बच्चे जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वो हर संख्या, हाँ वेरी गुड, बताइए क्या है वास्तविक संख्या? सर, जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है उसे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहते हैं। इन्होंने बिल्कुल सही बताया। वास्तविक संख्या दो भागों में बटी हुई है। एक भाग को कहते हैं परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं, अरे ऊपर ही क्यों बनता है? हाँ, परिमेय होती है जो बटे में होती हैं, 1/2, 5/8। उनका दशमलव रूप जब हम करते हैं तो भाग पूर्ण हो जाती है, या फिर दशमलव के बाद जो स्थान है उस पर अंकों का पुनरावृत्ति हो जाएगी। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे 3 से 1 को भाग करें, 0 लगाओ, 3 दिया 9, 1 बचा, दशमलव लगा 0 लगा 3 दिया 9, फिर 1 बचा 0 3 दिया 9। ठीक है। 7 जन्म तक भी अगर ये करते रहोगे तो 8वें जन्म भी अगर तुम्हें मिला और तुम्हें पिछले 7 जन्म का याद रहा तो इससे भाग करके एक ही आएगा, और ये 3 3 3 3 3 जो है वो आता है अनंत काल। ठीक है। तो इसे कहते हैं दशमलव। जो हमने अपरिमेय संख्या थी 1/2, परिमेय संख्या थी 1/3, इसका दशमलव रूप लिया हमने। ठीक है। तो ये जो आया संख्या, ये कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसी है? ठीक है। और साथ साथ एक संख्या, एक अंक बार बार आ रहा है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? रिपीटिंग। क्या कहते हैं? रिपीट मतलब बार बार आना, और टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट हो जाना, और नॉन टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट ना होना। ठीक है। तो ये कैसा हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग। अभी ये सब 9वें में पढ़ के आए हो। ऐसे ही मान लीजिए अगर हमारे पास 5/2 है तो 2 से अगर हम 5 को भाग करें, 2 दूनी 4, 1 बचा, दशमलव लगा के 0 लगाए, 2 पंजे 10। ये तो पूर्ण भाग है ना? या फिर कोई ऐसी संख्या होगी, मान लो लिखी हुई 25 लिखा के, हमने उसके बटे में 1 लिख दिया, क्योंकि दुनिया की किसी भी संख्या के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। हम वो सारे काम कर सकते हैं जिससे उसका मान परिवर्तित ना हो। अगर कहीं कोई संख्या लिखी है 25 तो हम इसमें 2 जोड़ देंगे, 2 घटा देंगे, है ना? मतलब 25 और 2 कितना हुआ? 27। 27 में 2 घटा कितना आया? 25। हम फिर इसमें 3 जोड़ देंगे और 3 घटा देंगे। इसका मतलब किसी भी संख्या को गणित में हम उस संख्या का रूप बदल के कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मान बदलना नहीं चाहिए। तो अगर 25 लिखा है तो 25/1 लिखा, तो 1 से 25 को भाग करो, कितना आएगा? 25। तो दुनिया की सभी संख्याओं के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर जितनी भी संख्या हमारे पास है उनके बटे में हम 1 लिख रहे हैं, चाहे 25 हो, चाहे 252 हो, चाहे कोई भी संख्या हो, जब बटे में 1 लिखते हैं तो वो कैसी संख्या बन जाती है? परिमेय संख्या। क्योंकि परिमेय संख्या होती है p/q के रूप में, जिसका एक अंश होता है और एक और हर 0 नहीं होता है। ये शर्त होती है। ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब सारी संख्याएं जितनी आप पढ़ते हो, 1 2 3 4 5, ठीक है, -1 -2 0, ये सब कैसी संख्या है? एक होती है परिमेय, वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, पाई। ये वो संख्याएं होती है जिनका जब हम मान निकालते हैं तो ऐसे ही आता है, ये आता चला जाता है, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं, पुनरावृत्ति नहीं होगी। किसी भी अंकीय अंकों के समूह की लगातार पुनरावृत्ति नहीं होगी, कोई पैटर्न नहीं होगा उसमें। कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी 7 8 5 3 2 3, कुछ भी मान दशमलव के बाद आ सकते हैं। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय। इन पर तो बात हम नहीं करेंगे अभी हाल फिलहाल। ठीक है। पहली एक्सरसाइज हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं में भी। परिमेय संख्याओं के भी कई प्रकार हमने आपको 9वीं क्लास में बताए थे। ठीक है। एक होती है प्राकृत संख्या। ये कौन सी संख्या होती है? 1 2 3, ये सब कैसी संख्याएं? एक होती है पूर्ण संख्याएं, 0 1 2 3, यानी प्राकृत संख्याओं में 0 जोड़ तो कैसे बन जाती है? पूर्ण संख्या। एक होते हैं पूर्णांक, यहीं पे बात होगी सारी। पूर्णांक कौन से होते हैं भाई? 0 1 2 3, तो इसमें आएगा ही साथ साथ -1 -2 -3, इसमें माइनस वाले भी आ जाएंगे। तो ये क्या कहलाएंगे? हम बात करेंगे पूर्णांक। 2 तरह के पूर्णांक होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, एक
ठीक है, और एक होता है जीरो। जीरो भी तो एक पूर्णांक है। अब जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना ऋणात्मक। तो पूर्णांक हो गए 3 प्रकार के, कौन कौन से? धनात्मक और शून्य। धनात्मक पूर्णांक के उदाहरण बताओ, क्या क्या होंगे? सर जो प्लस हाँ, यानी 1 2 3 4 5। और जो माइनस की पूर्ण संख्या है, माइनस की या माइनस की प्राकृतिक संख्या, दोनों एक ही बात है, बैठ जाइए। माइनस की पूर्ण संख्या या माइनस की प्राकृतिक संख्या हो, इन्हीं को हम मिलाकर धनात्मक के साथ और जीरो के साथ मिलाकर क्या कह देते हैं? पूर्णांक। अब आप एक पूर्णांक बताओ धनात्मक। एक के अलावा 4। एक से भी हो जाएगा जो हम करना चाह रहे हैं। आप कोई धनात्मक पूर्णांक बताओ कि बेटा तुम जो ये दरवाजे के पल्ले में कितने हैंडल लगे हैं वो गिन रही हो। हाँ, तुम ये बच्ची, हाँ खड़े हो, क्या नाम है तुम्हारा? ये आगे की बच्ची बैठी। हाँ, आज पहला दिन है तुम्हारा, तुम लगातार इस दरवाजे में क्या ढूंढ रही हो? एक छिपकली रहती है इसमें, जो देखता है चल के समझ लो वहीं से जंप लगा देती है। जो भी बच्चा इस दरवाजे को ध्यान से देखेगा, देखने में आपको नजर आ जाएगी काले रंग की छिपकली। क्या नाम है तुम्हारा? शाजिया। तो तुम्हारा ध्यान इधर क्यों था? अरे टेढ़ा देखती हो क्या? अच्छा, ये बताओ एक कोई पूर्णांक बताओ धनात्मक। अरे कोई भी एक संख्या जो धनात्मक हो और पूर्णांक हो। 5। इन्होंने 2 संख्या बताई, एक इन्होंने बताई, एक इन्होंने, ठीक है। एक संख्याओं का जोड़ा और ले लेते हैं। ये हमने सोची तो नहीं है, कोई विशेष संख्या तो नहीं है, नहीं बैठे आप बताइए कोई एक संख्या। इतना क्या सोचना, कुछ भी बोल दो। 20 25 22 35 बोलो। 7। बैठो, कोई ढाई के अंक वाली बोल दो, सब इकाई वाली बोल रहे हो, है ना? आप बोलो बेटा। एक हम सोच लेते हैं दूसरी, ठीक है। एक 12 और एक सोच लिया हमने यहाँ पर 75, ठीक है। 25 दूर से ऐसे ही हम कितनी भी बड़ी बड़ी कितनी भी छोटी छोटी 2 संख्याएं सोच सकते हैं। जब भी 2 संख्याएं सोचेंगे उसमें एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, ऐसा होगा ना? या ऐसा होगा कि 2 संख्याएं हैं उनमें तो कोई भी छोटी बड़ी ना हो, एक छोटी एक बड़ी होगी। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग कर दो, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग कर दिया, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को। और ये जो हम काम कर रहे हैं दुनिया की किसी भी 2 संख्याओं के लिए सत्य होगा। जब भी हमारे पास दुनिया में 2 संख्याएं होंगी, हमेशा छोटी वाली संख्या को हम बड़ी वाली संख्या से, सॉरी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं। क्या करते हैं भाग देने में? पहाड़ा करते हैं, 4 कम 4। फिर क्या करते हैं? घटाते हैं। फिर क्या बचा? 1 ही पढ़ा होगा आपने। कितने बच्चों को ध्यान में देखते हैं? भाज्य भाजक भागफल प्लस शेषफल, सबको याद है। तो भाज्य कौन है यहाँ पर? 5 बराबर भाजक भागफल शेषफल। तो ये बात सत्य है। 4 कम 4 गॉड मास सब जानते होंगे। पहले हम गुणा करते हैं फिर हम जोड़ते हैं। तो 4 कम 4। कुछ बच्चे ये भी तो कर सकते हैं 1 और 1 2, 4 दूनी 8, ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन नियम है गणित का ये कि पहले गुणा करते हैं फिर जोड़ते हैं। तो 4 कम 4, 4 और 1 5। यहाँ बात करते हैं 7 कम 7। क्षेत्रफल कितना होता है? 2। इसे क्या लिखेंगे? 9 बराबर 7 गुणा 1। 7 कम 7 और 2 9 बराबर आ रहा। सही है बात? ये देखो 12 + 60 12 × 6 72। कितना बचा? 3। तो 75 बराबर लिख सकते हैं 12 गुणा 6 + 3। ठीक है, ठीक है। इस तरह के। तो ये जब एक यूक्लिड नाम के व्यक्ति थे, ठीक है, चीजों को देखने का नजरिया होता है, कोई कैसे देखता है कोई कैसे देखता है। उसने इस बात को ध्यान से देखा, उससे पहले पता नहीं कितने लोग भाग करते होंगे। उसने इस बात को ध्यान से देखा कि ये तो एक सामान्य नियम बन रहा है। तो उसने कहा भी ऐसा करो, एक संख्या का नाम ए रख दो, एक संख्या का नाम बी रख दो। जब 2 संख्या दोनों में से कोई ना कोई तो बड़ी होगी, किसे बड़ा माने? ए को बड़ा मान लेते हैं कि ए बड़ी है बी से।
तो अगर हम छोटी संख्या b से भाग करें a को, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो आएगा और यहां भी कुछ ना कुछ आएगा। इस भाज्य को हम कहते हैं डिविडेंड, भाजक को हम कहते हैं डिवाइजर, अंग्रेजी होती है इसकी। भागफल को हम कहते हैं कोशिएंट और शेषफल को हम कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो उसने आर फॉर रिमाइंडर, उसने कहा कि भी जब भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, और क्वेश्चन जो आएगा, क्योंकि क्यू है क्यू, क्यों कहा, और उसने कहा यहाँ पे आप मान रखते जाओ। जैसे यहाँ पे हमने बी का मान 4 रखा, ए का मान 5 रखा, तो क्यू का मान कितना आया 1। देखो यहाँ पे बी का मान कितना रखा हमने 4, ए का मान कितना है 5, क्यू का मान कितना है 1 और आर का मान कितना है 1। तो अगर ये वाली चीज मैं यहाँ पर लिखूं, ये वाली बात, तो कैसे लिखूंगा, 5 की जगह ए बराबर 4 की जगह बी और 1 की जगह क्यू प्लस आर की जगह। यहाँ देखते हैं, अगर मैं इसे क्या मानूंगा, इसे ए माने और बी किसे माने 9 को, गड़बड़ करवा रहे हो। छोटे वाले को बी मानते हैं और बड़े वाले को ए मानते हैं। भाई ए जो है वो ये है ना, इसको भाग कर रहे हैं, यहाँ किसको भाग कर रहे हैं 7 को भाग 9 को भाग कर रहे हैं 7, तो ए कितना होगा 9, बी कितना होगा और क्यू कितना आएगा और आर कितना होगा 2। यहाँ भी नियम लग रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ देखो, यहाँ ए बराबर कितना है 75, बी बराबर कितना है 12, क्यू बराबर कितना है 6, आर बराबर कितना है 3। यहाँ भी हम लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अच्छा, ये जो आर आता है ये क्या होता है शेषफल, आर मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल। शेषफल क्या इससे बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, इससे हमेशा छोटा, क्योंकि अगर इससे बड़ा, इसके बराबर भी हो सकता है क्या, 4 से जब हम भाग कर रहे हैं तो क्या शेषफल कभी 4 के बराबर हो सकता है, अगर होता तो 4 को 4 ना कर देते, क्योंकि हम तो नियम ही लगाते हैं कि भाग ऐसा करो या तो पूरा पूरा कट जाए या उससे थोड़ा सा छोटा रह जाए, यानी शेषफल जो आएगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा, ठीक है। अच्छा, शेषफल सबसे कम कितना आ सकता है, सबसे कम शेषफल कितना आ सकता है, देखो आया कितना आया शेषफल, तो सबसे कम मान शेषफल का कितना हो सकता है 0, और सबसे अधिक कितना हो सकता है पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि जो भाजक है उससे हमेशा कम रहेगा, ठीक है। ये होता है ग्रेटर देन और ये होता है लेस। ग्रेटर देन का मतलब से बड़ा और इसका मतलब से छोटा। अब ये इतना तो घाल में समझ में किसी को आता नहीं, सीधी सी बात है, वो ये है कौवे की चोंच, जिधर बड़ी है वो बड़ा, जिधर खुली है वो बड़ा, जिधर बंद है वो छोटा। अब बताओ, यहाँ पर अगर कहीं पर लिखा है 25 और यहाँ लिखा है 12, तो किधर किधर खुलेगी कौवे की चोंच, ठीक है। यहाँ लिखा है 36, यहाँ लिखा है 30, किधर खुलेगी, ठीक है। अब इसी को अगर मैं देखूं तो जो आर है, यानी जो रिमाइंडर है, यानी जो शेषफल है, वो 0 से तो होगा बड़ा और 0 के बराबर भी हो सकता है, और किससे छोटा होगा, आर, तो आर की तो बात कर रहा हूं मैं। हाँ, कौन है भाज्य, भाज्य तो ए है, ठीक है। तो जो शेषफल आता है उस शेषफल का संबंध इससे होता है या इससे होता है, शेषफल का संबंध भाजक से होता है मुख्य तौर से या भाज्य से होता है, भाजक से होता है, यानी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, भाजक से बड़ा भाजक से छोटा रहेगा। यहाँ पर भाजक कौन है हमारा बी, तो जो आर है उसका मान बी से छोटा रहेगा। तो ये जो हमने भाग सीखी थी या जो भाग हम जानते थे या कई सौ सालों से लोग भाग करते आ रहे थे, उसको यूक्लिड ने इस रूप में लिख दिया, ठीक है।
और कैसे भाषा बनाई उसने? उसने कहा दो धनात्मक संख्याएं a तथा b अगर हैं तो दो विशेष अद्वितीय संख्याएं। अद्वितीय मतलब भाई जब आप 4 से 5 को 4 से भाग करो तो भागफल तो एक ही आएगा ना, या दो आ सकता है? चाहे आप करो चाहे आप करो। अब स्थान बदल दो, अब तुम घर पे करो, तब क्या भागफल बदल जाएगा? अब हम समय बदल देते हैं, ठीक है? अब हम 2022-23 में कर रहे हैं, 2024 में करेंगे, तो क्या समय बदलने से भागफल पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। ऐसी चीज दुनिया में जो समय और स्थान बदलने से ना बदले वो अद्वितीय होती है। इसलिए ईश्वर को भी अद्वितीय कहा जाता है ना, कि भगवान नाम अद्वितीय है, उनके अद्वितीय रूप है। अद्वितीय रूप मतलब उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ही यूक्लिड ने ये कहा कि भाई जब छोटी संख्या है, एक बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को जो हम छोटी संख्या से भाग करेंगे तो दो नई संख्या आएगी। ये नई संख्या यही तो आई, हमारे पास तो 4 और 5 थे, नई संख्या क्या है? एक। यहाँ हमारे पास 7 और 9 थे, जब भाग कर नई संख्या कौन सी आई? 1 और 2। और हमारे पास 12 और 75 थे, नई संख्या कौन सी है? 6 और 3। ये संख्याएं कैसी है? अद्वितीय है, परिवर्तनशील नहीं है। बात समझ आ रही? तो उसने कहा यदि हमारे पास दो संख्याएं a और b हैं तो इन संख्याओं के सापेक्ष दो अद्वितीय संख्याएं होंगी, ठीक है? तथा ये वाली बात और लिख दी उसने, a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान 0 से बड़ा होगा और b से छोटा। एक प्रमेय दे दी उसने जो आपका हाई स्कूल के कोर्स में, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। वो यही क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। हम लिखवाते हमें समझाते जाना है। तो जितना भी हम लिखवा रहे हैं इसका मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण है ना, तो विशेष ध्यान दीजिए उस पर। देखिए दो संख्याएं, और वो भी दो संख्याएं कैसी होंगी? धनात्मक। धनात्मक के साथ कैसी होंगी? पूर्णांक। दो धनात्मक पूर्णांकों, क्या नाम रखा हमने धनात्मक पूर्णांकों का? a तथा b। a तथा b के लिए कैसी संख्याएं? दो अद्वितीय संख्याएं। क्या नाम रखा हमने उनका? q तथा r का अस्तित्व होगा, 100% होगा, जहां a बराबर होगा bq प्लस r, और r का मान जो होगा वो कैसा होगा? 0 से बड़ा होगा और b से छोटा। और यहाँ पर ये बता दो कि दो संख्याएं जो हम ले रहे हैं वो हमें मालूम है कि ये संख्या बड़ी है किससे? b से। यही है यूक्लिड विभाजन, ठीक है? कभी कभी एग्जाम में लिखने को भी आ जाती है। 12 लाख समझेंगे, समझ तो पूरा गए होंगे ना, ठीक है? किताब में सीधी ये लिखी हुई है। आपके हाई स्कूल की जब किताब खोलोगे आप, ये पेज नंबर, किताब तो ले ली हमने तुम्हारी? किताब नहीं ली है ना तुम्हारी किसी की? चलिए निकालिए आप पेज नंबर 4। कोई बात नहीं, जिनके पास भी है पेज नंबर 4 पर आप घर पे जाकर पढ़ लेना, नोट कर लो। पेज 4 पर, पेज 4 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है वो दे रखी है, और ये प्रमेय का यही है, डायरेक्ट उन्होंने ये लिख दी है, और ये सारी बात हमने आपको समझा दी। मुख्य चीज क्या है जो नोट करनी है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब प्रमेय का क्या होती है? विभाजन तो हमने समझ लिया, सिद्ध किया हुआ कथन जिसे हम प्रश्नों में प्रयोग करते हैं। ये परिभाषा आपकी पेज नंबर 4 पे दे रखी है, आप खुद। एक है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होता है कि मान लो एक बिल्कुल बच्चा ऐसा है जिसके अंदर बुद्धि कम है ही नहीं, वो अपनी बुद्धि से कोई काम नहीं करता, तो घर वाले, अब पढ़ना भी उसको घर से निकलते हैं, अब वो रास्ते में से आ रहा है, अब वो चौराहे पे पहुंच गया, वो तो ये नहीं पता कि पीपल के पेड़ की तरफ मुड़ना है या इधर भैंस बंदी है उधर जाना है, ठीक है? तो घर वाले लिख के देंगे उसे कि भाई यहाँ से सीधा जाना है, गली पे पीपल के पेड़ की तरफ मुड़ना है, फिर सड़क आएगी, सड़क पर बाएं की तरफ चलना है, बाएं चल के फिर जब तुम एक चौराहे पे पहुंचोगे तो दाएं की तरफ चलना है, फिर स्कूल का गेट आएगा, उस स्कूल के गेट के अंदर घुस जाना है।
और फिर तुम्हें क्लास में जाना, ये सब लिख के दे दिया। अब वो पढ़ता जाता है और ऐसे चल के अपना पहुंच जाएगा। तो एक तरह से हम वो यहाँ से अपने घर से निकल के स्कूल आना था उसको, तो स्कूल आने के जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को हमने एक क्रमबद्ध, एक इंस्ट्रक्शन जो थी या क्रमबद्ध हमने उसको निर्देश दिए। अब ऐसे ही जब आप सवाल हल करते हो, सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं, उससे संबंधित सूत्र लिखते हैं, सूत्र में जो मान प्रयोग होते हैं वो रखते हैं, फिर गणना करते हैं, फिर उत्तर आता है, फिर उत्तर लिखते हैं। आपका दिमाग इस चीज को फॉलो कर रहा है ना। क्रमबद्ध चरण क्या होते हैं, क्रमबद्ध चरण। जैसे घंटा लगा, अब आपको मैथ पढ़ने आना है, घंटा लगा तो क्या आपके दिमाग में क्या एल्गोरिथम चल रहा है कि घंटे की आवाज़ सुनेंगे, कॉपी किताब निकालेंगे, हम चल के क्लास में आएंगे, क्लास में बैठेंगे, सर पढ़ाएंगे, हम नोट करेंगे। सबके एल्गोरिथम अलग अलग है। किसी का एल्गोरिथम क्या कहता है, घंटा लगेगा फिर हम पानी पीने जाएंगे, उनने पहले एल्गोरिथम बना रखा, ठीक है। फिर पानी पी के हम क्लास में जाएंगे, फिर चुपचाप सबसे पीछे बैठ जाएंगे, फिर सर जो पढ़ाएंगे वो सर पढ़ाएंगे, हम अपनी बात जो है वो करते रहेंगे, ठीक है। और जब सर सब पढ़ा देंगे तो हम चुपचाप उठ के चले जाएंगे और पंखे के नीचे बैठेंगे ताकि हमें बिल्कुल भी बात करते हुए परेशानी ना हो, ठीक है। ये कुछ बच्चों का एल्गोरिथम, यानी आपके जीवन का निर्धारण आपके एल्गोरिथम से होता है कि आपके जीवन का एल्गोरिथम क्या है, आप सुबह उठ के एल्गोरिथम क्या बनाया हुआ है, आप कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का एल्गोरिथम। ये जो बच्चे जो मिशन टॉपर में हैं या जो अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, इनके एल्गोरिथम अच्छे हैं। आप चाहो तो इनका एल्गोरिथम इनसे पूछ सकते हो कि भाई आप दिमाग से कैसे सोच रहे हो सवाल को हल करते हो। सवाल को हल करने का तरीका है याद करने के तरीके में। जब हम याद करते हैं किसी चीज़ को, कुछ बच्चे क्या है वो पढ़ के सोचते हैं याद हो जाए और बैठ के उसे 4-5 घंटे पढ़ते रहेंगे, फिर कहेंगे हमें याद नहीं होता, एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है। ये उनका एल्गोरिथम है। किताब उठानी है, वो भी तब उठानी है जब टीचर कहेंगे या डांटेंगे या एग्जाम होंगे या घर वाले किसी दिन बहुत नाराज हो जाए कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, उसके बाद हम किताब उठाएंगे और किताब को हम देखेंगे और उसे देखते रहेंगे और वो लाइनें हम पढ़ते रहेंगे, हमें याद हो गई ठीक, नहीं याद होगी कोई बात नहीं, क्लास में तो हम अगली पहुँच ही जाते हैं, 10वीं तक पहुँच गए। ये कुछ बच्चों का एल्गोरिथम क्या है कि हम पढ़ेंगे, पढ़ के उसे याद करेंगे, फिर आंख बंद करके उसे दोहराएंगे, फिर उसे कागज़ पे लिखेंगे, फिर हम उसे चेक करेंगे हमने जो याद करा था हमने क्या गलती की, वहाँ पे गोले बनाएंगे, फिर उसे हम दोबारा पढ़ेंगे, फिर दोबारा आंख बंद करके हम बोलेंगे, फिर हम उसको कागज़ पे लिखेंगे और तब तक ये प्रक्रिया दोहराते रहेंगे जब तक हम बिल्कुल ठीक प्रश्न को ना लें। जब आप घर पे किताब होते हुए कंफर्टेबली चाय के कप के साथ आराम से घर पे बैठकर, ठीक है, आप उस प्रश्न को अगर कॉपी में नहीं लिख पा रहे हो तो आप एग्जाम में कैसे लिख दोगे। तो जो बच्चों के नंबर कम आए हैं, अभी तो रिजल्ट मिला है आप लोगों को, उनका एल्गोरिथम गड़बड़ था। और ये एल्गोरिथम जो शब्द है ये है एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला, ठीक है, जिससे किसी समस्या को हल किया जाए। क्या शब्द बोला हमने, एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम जो था ये 9वीं शताब्दी में फारसी गणितज्ञ थे अल-ख्वारिज़मी। क्या नाम था, अल-ख्वारिज़मी। ये अल-ख्वारिज़मी जो थे इन्होंने ही एल्गोरिथम को ढूंढा था। किसे ढूंढा था, और आप देखिए ये एल्गोरिथम शब्द तो दिया उन्होंने, सोचने के चरण तो सबको पता नहीं ना, ये आदमी सोच के काम करता है, तुम्हारा काम करने का तरीका क्या है, तो आपके काम करने का तरीका आपका एल्गोरिथम। हर व्यक्ति का एल्गोरिथम अलग होता है और एल्गोरिथम अलग होने से ही हर व्यक्ति अलग होता है। इसलिए कंप्यूटर सारे जो होते हैं वो एक समान होते हैं क्योंकि उनका एल्गोरिथम एक सा है, इंसान ने बनाया है, ठीक है। ऐसे रोबोट होते हैं, रोबोट और इंसान में क्या फर्क है कि रोबोट का एल्गोरिथम नहीं बदलता है और इंसान का एल्गोरिथम इंसान से इंसान बदलने पर बदल जाता है। लेकिन अभी जो नई चीज़ आ रही है ये मैथ में ही जुड़ी हुई है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तुम लोग तो सब जानते हो, ओप्पो वीवो के मोबाइल में पता लगा सुबह उठ के भी अगर हमने फोटो खींचा तो ऐसा लगता है कि हम 10 दिन से लगातार नहा रहे हैं, उसके बाद फोटो खींच रहे हैं। आदमी होगा अफ्रीका का और फोटो खींचने के बाद लगेगा कि पता नहीं कहाँ से मिस वर्ल्ड का फोटो खींच गया, फिल्टर लग जाते। ये क्या है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल आपके मोबाइल के कैमरों में आता है और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस समय रोबोट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली जा रही है जिससे रोबोट अपना एल्गोरिथम खुद बना ले रहे हैं।
कैलकुलेटर सोचो, आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर रहे हो, वो अपने आप कैलकुलेट करने लगे, पता लगा तुमने 2 नंबर डाले और 2 नंबर के हिसाब से तुम्हारा पूरा हिसाब किताब वो निकाल के देते आपको। आपका मोबाइल खुद चलने लगे, मोबाइल आपका खुद चलने लगे, वो सुबह अपने आप चल जाएगी, उसमें से आवाज़ आने लगे कि हाँ मैथ याद करो, अब तुम्हारा पानी पीने का समय हो गया है। ऐसी घड़ी आती है जो आपको सब कुछ बताती है। सब कुछ किससे चल रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस शब्द का प्रयोग हम अभी आगे करेंगे। ये अल्गोरिथमी है, इनका नाम भी याद रखना है। इन्हीं के नाम पर गणित की एक ब्रांच है अलजेब्रा, जिसे हम बीजगणित कहते हैं। तो बीजगणित का जो अंग्रेजी नाम है अलजेब्रा, वो भी इनके नाम में से ही निकला हुआ है। ठीक है, चलो आज ये आपने पढ़ लिया। अब इसका प्रयोग जो किया जाता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का, वो लघुत्तम समापवर्तक निकालने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? लघुत्तम समापवर्तक, वो होता है एलसीएम, और एक होता है महत्तम समापवर्तक। तो इसका प्रयोग मुख्य तौर से जो किया जाता है वो एचसीएफ निकालने में किया जाता है। क्या निकालने में किया जाता है? एचसीएफ। इसे क्या कहते हैं हम? महत्तम समापवर्तक। ठीक, और इसकी अंग्रेजी क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम में ही सब कुछ छुपा होता है। ठीक है, जैसे कोई जगह बच रही है नहीं, ठीक है। आपको मुख्य तौर से ये यूक्लिड विभाजन परिमेयिका नोट करनी है, अलजेब्रा का नाम नोट करना है, एल्गोरिथम नोट करना है। ठीक है, और बाकी चीजें आप किताब से उतारेंगे। कल से हम सवाल कराएंगे। मान लो एक संख्या 12 के टुकड़े बताओ, मतलब गुणनखंड बताओ क्या क्या होता है। वो संख्या हो सकती है जो 12 को भाग करे। 12 को कौन कौन भाग कर सकता है? 2। ये जो अलमारी के पास बच्चे बैठे हैं 2, ये अपना एल्गोरिथम ठीक कर लेंगे। तुम्हारा एल्गोरिथम बहुत खराब है, लगातार जब से हम पढ़ा रहे हैं तब से तुम्हारा एल्गोरिथम गड़बड़ चल रहा है। 2। अगली संख्या 3, सरली 4, सरली 6, सरली 12। ये इसके गुणनखंड है जिनसे इनको भाग दिया जा सकता है। एक संख्या लेते हैं हम 24। 24 के गुणनखंड बता रहे थे 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। अब बताओ इन दोनों में कॉमन कौन कौन है? देखो 2 दोनों में आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है, 4 दोनों में आ रहा है, 6 दोनों में आ रहा है, 8 नहीं आ रहा, 12 दोनों में आ रहा है। तो ये कॉमन है। 12 क्या है? कॉमन। इसमें भी, इसके गुणनखंडों में भी है और इसके गुणनखंड। हाईएस्ट का मतलब होता है, हाईएस्ट तो जानते हो, हाईएस्ट मतलब सबसे, कॉमन मतलब दोनों, फैक्टर मतलब गुणनखंड। अब आप इन दोनों में बताइए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है जो सबसे बड़ा भी है, दोनों में कॉमन भी है और गुणनखंड भी है? तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया? ऐसे ही हम और 2 संख्या सोचते हैं। मान लो एक 48 ले लिया हमने और एक ले ली 63। 48 के टुकड़े बताओ। 2, 3, 4, बोलो 6, 8 और 12, 24 और एक भी इसका गुणनखंड होगा। एक तो दुनिया की हर संख्या का गुणनखंड होता है। 63 के बताओ। 3 और 6, 7 और 9 और 21 और 33। अब इन दोनों में देखो, सब पहले तो कॉमन देखो कौन है? केवल 3। केवल 3 है। अब कॉमन ही जब 3 है तो बड़े छोटे का तो प्रश्न ही खत्म हो गया। तो बताओ इनका मासा कितना होगा या एचसीएफ कितना होगा? 3 ही होगा। ठीक है, और अगर ये 63 ना होंगे, ये होता आपका 61, ये 61 होता। तो 61 के टुकड़े कितने आते? एक आधा या 61। अब कॉमन कौन है? तो एचसीएफ कितना हुआ? 1। ठीक है, तो ये एचसीएफ निकालने की या मासा निकालने की पुरानी विधि थी। इसको हम इस साल भी पढ़ेंगे, ये एग्जाम में भी आता है, आपके बोर्ड में भी आता है कि हम किसी संख्या के गुणनखंड करके कैसे हम उसका एचसीएफ
ज्ञात करना है। हम एचसीएफ ज्ञात करने की यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करने की विधि को अभी अध्ययन करेंगे। आप पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद कल ये अध्ययन करवाएंगे। घंटा तो लग चुका है शायद। यस सर।